आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, जिसके सलाहकार कहिए या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका साथ दे रही जो पार्टियां हैं, मसलन बीएनपी, जमात इस्लामी, ये सब इस फिराक में हैं और जी जान से लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि शेख हसीना जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश से निकल करके हिंदुस्तान में उन्होंने शरण ले रखी है, वो लौट नहीं सके। चुनाव लड़ने का रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यूनुस सरकार ने एक आयोग बनाया और यह जिम्मा उस आयोग को दिया गया कि शेख हसीना के शासन में जितने भी लोग गायब हुए, उन लोगों की असलियत पता की जाए। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस, जिनका नाम मैनुल इस्लाम चौधरी है, उनको उस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन। और इस आयोग ने मोहम्मद यूनुस को, जो वहाँ के प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट को नाम दिया अनफोल्डिंग द ट्रूथ, सत्य का उद्घाटन। रिपोर्ट कहती है कि जबरन गुमशुदगी के ऐसे मामले लगभग 3,500 हैं, जिनमें शेख हसीना शामिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री लोगों को उठवा रही हैं। यहां तक रिपोर्ट कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठ करके भी वो बांग्लादेश के भीतर अपने लिए जो खतरनाक लोग हैं उनको उठवाती रही। शेख हसीना के जो डिफेंस एडवाइजर थे, तारिक अहमद सिद्दीकी, और टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जियाउल एहसान, उनकी तरह के आर्मी और पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो शेख हसीना के करीबी रहे। ये सभी लोग देश छोड़कर आज की तारीख में भाग गए। द अनफोल्डिंग ट्रूथ में कहा गया है कि शेख हसीना ने लोगों को टॉर्चर करने के लिए रैपिड एक्शन बटालियन, नाम याद रखेगा, जैसे हमारे यहाँ यूपी में रैपिड एक्शन फोर्स या देश के अलग हिस्सों में आप देखते हैं, वैसे ही रैपिड एक्शन बटालियन RAB, उसका इस्तेमाल किया। लोगों को जबरन उठाया गया और कस्टडी में रख करके उनको यातनाएं दी गई। RAB में सेना, नौसेना और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना और पुलिस, इनके लोग शामिल होते हैं। अब सिफारिश ये की जा रही है कि पहले तो ARB को आप खत्म करें या फिर उसमें इतने संशोधन करें कि वो काम के लायक बन सके। और 2009 में जो एंटी टेररिज्म एक्ट बना था बांग्लादेश के भीतर, उसको रद्द किया जाए। कुल मिलाकर के शेख हसीना की सरकार को आतंकवाद निरोध के नाम पर लोगों को पकड़ने, मारने, यातनाएं देने के लिए बदनाम किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर इंट्रोगेशन के लिए सेंटर्स बना करके उनको यातना कैंप के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो टीवी चैनल हैं और सोशल मीडिया है, उस पर उन लोगों के इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं जिनको पीड़ित बताया जा रहा है। इन लोगों में वैसे भी हैं जो शेख हसीना सरकार का लगातार पॉलिटिकली विरोध करते रहे और कुछ सेना के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इस रिपोर्ट से मोहम्मद यूनुस का सीना चौड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि उस रिपोर्ट को लेकर के पूरे बांग्लादेश के भीतर फैला रहे हैं कि देखो, यही सरकार थी हमारे पास और पिछले 10 वर्षों से इसने हमारे ऊपर कितना जुल्म ढाया है। ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, जमहूरियत नहीं था, लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक तानाशाही चल रही थी और बांग्लादेश के लोग उठाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तड़पाए जा रहे थे। अब सवाल ये कि ये रैपिड एक्शन बटालियन क्या है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ करके और बांग्लादेश के हालात और इस तरह जो स्थितियां बन रही हैं बांग्लादेश के भीतर, उनकी तस्वीर एक मुकम्मल से आपके सामने में रखना चाहता हूं। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं और कम से कम इंडो बांग्लादेश रिलेशन को पिछले कई दिनों से आप बेहतर तरीके से हमारे सामने, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। सुरेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। ये शेख हसीना के खिलाफ एक कमीशन रिपोर्ट लेकर के आता है कि ये हमारी प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि यह तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उठा करके टॉर्चर करवाने का काम करती थी। 3,000 से ज़्यादा लोग गायब हैं, उन लोगों को हो सकता है कि उन्होंने मरवा दिया हो। शेख हसीना दरअसल एक तानाशाह थी, वो चुनी हुई नेता हमारी नहीं थी। कुल मिलाकर के इस तरह का इमेज पोर्ट्रे की जा रही है यूनुस सरकार की ओर से। जी। देखिए, इस तरह की बातें हो रही है काफ़ी,
पहले भी होती रही थी। शेख हसीना के बारे में ये प्रचलित था कि वो काफ़ी टफ लीडर हैं, काफ़ी टफ प्राइम मिनिस्टर हैं और एक टफ प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपनी सरकार की स्टेबिलिटी करने के लिए उसके लिए ये भी प्रचलित है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए ऐसे जो कि शायद वहाँ पर पॉपुलर नहीं रहे हों। इतना ज़रूर है कि वो टफ लीडर थी सब वो। लेकिन अगर वो टफ लीडर रही हैं, उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं, तो मेरे ख्याल है उसका जवाब जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है, तो वो जो कहते हैं ना कि एन आई कैन नॉट बी द रिवेंज फॉर द आई यू। तो वो उसका उल्टा जो कर रहे हैं, अब ये पेंडुलम स्विंग करके दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। मुझको नहीं लगता कि वो उसके लिए सही जवाब है ये। सही जवाब तो ये होगा कि वहां पर अगर ऐसा है तो लोगों के बीच में भरोसा जगाया जाए। जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसका मेरे को वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझको दिख रहा है कि उसके नाम पर एक बदले की पॉलिटिक्स चल रही है अभी। और वो जो बदले की पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल है वो सही नहीं है जी। हम्म। सर एक सवाल है, क्योंकि आपने अपनी बात में इशारा तो दिया है मुझे, लेकिन मैं दर्शकों के सामने उसको एक सवाल के तौर पर रखना चाहता हूं। एक सरकार वहां से हटाई जाती है, कहा यह है कि जनता ने उसको उखाड़ करके फेंका है। एक नई सरकार वहां आती है जो इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो मुखिया है, ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो पहले एक राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी राजनीति चली नहीं। उसके मन में मंसूबा तो रहा था कि मैं राजनीति में आकर के देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। सपना पूरा हो गया अमेरिका की मदद से, अमेरिका के इशारे पर। वो जी। ठीक है, मोहम्मद यूनुस आ गए। लेकिन शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश के भीतर जो खून खराबा हुआ, वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, वहाँ जो हालात बिगड़े, वो सरकार खुद मान रही है कि हाँ यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। उसने मुकदमे भी किए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। यह जो स्थितियां हैं, उनको क्या शेख हसीना के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं उसके जरिए जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, आप जो चाहते हैं कि जस्टिफाई किया जाए या सही है या गलत है, वो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर शेख हसीना ने कुछ कदम उठाए अपनी सरकार को, अपनी जी। पॉलिसीज़ को बचाने के लिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना के टाइम के दौरान बांग्लादेश की आर्थिक उन्नति भी काफ़ी हुई है। जी, मैं इस पर आना चाह जी। बांग्लादेश बांग्लादेश एलडीसी की कैटेगरी से बाहर निकलने की स्थिति में पहुंच रहा था ये। हम्म। तो कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ सही करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, वो बात अलग है बिल्कुल एकदम। लेकिन जो अब हो रहा है वहाँ पर, चाहे वो शेख हसीना से बदले के हिसाब से हो रहा हो या और भी कोई वजह हो, वो बिल्कुल गलत हो रहा है ये। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कुछ हद तक ये भी है कि शेख हसीना क्योंकि वो भारत के काफ़ी उनके संबंध अच्छे रहे थे, तो शेख हसीना को इंडिया से मिलाकर के देखा जा रहा है और जी कुछ। लेकिन सर, मैं मैं कुछ मैं कहूँगा। आता हूं आपके पास। कुछ चीज़ें मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं शेख हसीना के लिहाज से भी, और मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग तरह की होड़ कर रहा है। मैं आपके सामने दो चीज़ें लेके चलना चाहता हूं आज। एक, जो बांग्लादेश के भीतर के हालात हैं, शेख हसीना हिंदुस्तान के पास हैं, हिंदुस्तान में उन्होंने पनाह ले रखी है, वो बांग्लादेश नहीं लौट सकें, चुनाव नहीं लड़ सकें, इसलिए उनके खिलाफ इतने मुकदमे कर दिए जाएं कि आने के बाद उनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई होती रहे, वो जेल जेल में रहें, सड़ जाएं और बाहर नहीं आ सके। और उनके जितने भी करीबी अधिकारी हैं वो बांग्लादेश छोड़ करके आज की तारीख में भाग गए हैं। ये कमोबेश एक स्थिति है बांग्लादेश के भीतर। बाहर क्या है कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान के साथ होड़ करने में है, क्योंकि जो फाइटर जेट है चाइना से J-10, उसका उसने ऑर्डर दे रखा है बांग्लादेश ने। तो यह ऐसा फाइटर जेट है जिसको लेकर के वहाँ की यूनुस सरकार चाहती है कि अपने एयरफोर्स को, बांग्लादेश ना सिर्फ शेख हसीना को बाहर रखना चाहते हैं, बल्कि भारत के साथ वो एक नई होड़ में दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, जो यूनिट सरकार है, उसने एयरफोर्स के लिए चीनी फाइटर जेट J-10C कहते हैं उसको, J-10C, उसको खरीदने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हमारा दूसरा पड़ोसी होगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीद रहा होगा। फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है।
जिसे नज़दीकी एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर ऑपरेशन जैसे मिशन के लिए अहम माना जाता है। अब J-10C जो फाइटर जेट है, ये 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है और एडवांस एवियोनिक्स और रडार सिस्टम से इसको लैस माना जाता है। चीन से पाकिस्तान ने हाल ही में 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है J-35 उसको खरीदने को मंजूरी दी है और कहा यह जा रहा है कि अगले 2 साल में उसकी सप्लाई चीन पाकिस्तान को करने लगेगा। और अब एक फाइटर जेट J-10C यह बांग्लादेश खरीद रहा है उसी चीन से, यानी कि हिंदुस्तान के एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और चीन जो है दोनों को अपने फाइटर जेट्स दे रहा है। इसलिए इसमें अब मेजर जनरल सुधाकर जी को मैं जोड़ना चाहता हूँ। सर, आपका स्वागत। ये जो स्थितियां हैं हिंदुस्तान के लिए, ये फाइटर जेट्स जो चाइनीज़ हैं और हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है, हिंदुस्तान की आर्मी है, खुदा न खास्ते कभी अगर हालात आपको 2 मोर्चे पर युद्ध के बन गए तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए चैलेंज कितना बड़ा है और कैसे टैकल किया जा सकता है? यशवंत जी, नमस्कार। और आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए मेरे को पैनलिस्ट जो एस्टीम्ड और डिस्टिंग्विश्ड एम्बेसडर साहब हैं उनको भी बधाई, हमारे व्यूअर्स को भी बधाई। जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के जवाब में मैं चंद एक पहलुओं को हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज, 5 अगस्त 2019 को जब यह आर्टिकल 370-35 अल्फा एब्रोगेट किया गया इंडियन पार्लियामेंट में, 9 अगस्त को पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कुरैशी साहब एयर डैश किए थे चाइना में और वहां जाके काफी सारे अहम लीडर्स को मिले थे, सिविलियन एज ऑल्सो मिलिट्री लीडर। मिलने का क्या मकसद था? मकसद यही था कि हिंदुस्तान जो अभी J&K का एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर हो या ये जो एक नए मुद्दे के साथ नया कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा चुनौती ना केवल पाकिस्तान का था बल्कि चाइना को भी था। तो एक काउंटर स्ट्रेटेजी ये अपनाए गए थे, लेकिन कोई मीडिया में, खास तौर पे इंडियन मीडिया में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। ना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया है, ना ग्लोबल टाइम्स में। अगर आप उनका सोशल मीडिया को अगर आप सर्च करेंगे, ये कोई जगह आपको मिलेगा सिलेक्टिवली ना। इसका मीनिंग क्या है? जो सवाल के साथ जुड़ा हुआ है पहलू है वो ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ये बार बार आपके प्रोग्राम में मैं बता चुका हूं। ये एक तरीका है। चाइना और पाकिस्तान का जो कल्यूजन हम पहले बात करते थे, अभी वो देखने में आया है सामने। किस फॉर्म में? रिंग्स ऑफ फायर अराउंड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? मालदीव्स है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। जब मालदीव्स में इंडिया आउट चल रहा था तब छोट ये खबर आ रहे थे बांग्लादेश में शुरू होने वाला है। अब बांग्लादेश का हालत देखिए, म्यांमार में क्या हो रहा है। अब ये सुनने मिल रहा है कि ये नेपाल में उन्होंने साइन कर दिया BRI। साथ ही भूटान में अंदर घुसने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। और एक एग्रीमेंट भूटान के साथ एग्रीमेंट है, ये भी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। पहले वो कहते थे कि नॉर्थ और सेंट्रल पोर्शन ऑफ भूटान ये स्वैप करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे। वो 495 स्क्वायर किलोमीटर देके डोकलम में जो 292 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें से 89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वो बदलना चाह रहे थे। अभी उन्होंने ऐसा लेपट में लिया है भूटान को, दोनों को छोड़ना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हमारे साथ ही रहेगा, ये तो चाइना का है। ये सारे व्याख्या देने के बाद में से 2-3 चीजों को आप हाईलाइट करना। नंबर 1, हमारे व्यूअर्स को पता होना जरूरी है कि बांग्लादेश के जितने मिलिट्री हार्डवेयर हो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के 82% इज प्रोवाइडेड बाय चाइना। नंबर 2, तो बांग्लादेश के नेवी है वो 3 डायमेंशनल नेवी है। कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। नंबर 3, मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या स्पेयर पार्ट या उनका जो मेंटेनेंस ईजेड्स है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये चाइना कर रहा है। नंबर 4 पॉइंट, 35 बिलियन टू 38 बिलियन कमिट कर रखा है बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें 2018 स्टडी के मुताबिक, मैं एक लेक्चर के लिए गया था कोई IIT में, उन्होंने 13.8 बिलियन ऑलरेडी लगा चुके हैं। अभी जो रिसर्च कर रहा हूं आपका ये डिस्कशन से पहले, $22 बिलियन का हो चुका है। पद्मा ब्रिज के ऊपर ब्रिज, आपका रेलवे लाइन,
आपका नेशनल हाईवे, आपका आवारा एक जगह है, प्यारा एक जगह है, ये सारे नेवल डॉकयार्ड्स बना रहे हैं। और खास तौर पे सोनाडिया पोर्ट जब से उनको इनकार किया गया है, जब माताबरी हाँ माताबरी वो एक पोर्ट का नाम है, डी पोर्ट, वो जापान को दिया गया है, तब से चाइना काफी गर्म हो गया था। अच्छा, और आते हैं एक सर। चीज देखिए, जी। बांग्लादेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसको उनका कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने उनको आउटबिड किया है। इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गया था उसको बिडिंग के लिए, उसमें हम हार गए, चाइना ने ओवरटेक आ रहे किया। सर, आपने कुछ डिटेल्स ऐसे दिए हैं जिनकी बिना पर एक सवाल बनता है। सुरेश जी, अभी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चाइना जो है आपके देश के चारों तरफ एक पूरा सर्किल है और उसको एक्टिवेट कर रहा है। जो जो देश हैं, वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दोनों देशों के जो इंटरनल सिचुएशंस हैं वो कमोबेश एक सी हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के भीतर जेल में डाला गया है। इमरान खान वहाँ के सबसे पॉपुलर नेता हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं और इतने लाद दिए गए हैं कि वो आजीवन जेल से बाहर नहीं निकल सके। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर एक छत्र राज कर सकें, यानी कि जो जनमत है वो उनके खिलाफ है ज़रूर, लेकिन वो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो पाकिस्तान में सत्ता पर सेना की मदद से बने रहें। बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना को अपने बाहर निकाला है। इतने मुकदमे आप लाद दिए कि शेख हसीना जाती हैं तो इमरान खान की तरह जेल में रहेंगी। वहाँ भी आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। इमरान खान के जितने भी रिलायबल ऑफिसर्स थे उनके ऊपर वहाँ लगाम कसी जा रही है, जैसे फैज़ हमीद की तरह। तो आर्मी और सत्ता, इन दोनों की एक साठगांठ आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के भीतर दिख रही है। जो लोग भारत के साथ हो सकते थे, इमरान खान, शेख हसीना जैसे लोग, वो लोग बेदखल कर दिए गए हैं और चाइना की घुसपैठ दोनों देशों में है, इन्वेस्टमेंट ह्यूज है उसका। ऐसे में यह दोनों देश अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने जनमत को, जनाक्रोश को रोकने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दें, इस बात की आशंका तो हो सकती है। देखिए, आपने जो कहा है, जो एनालिसिस अभी बताई है, मैं काफ़ी उससे प्रभावित हुआ हूँ। काफ़ी आपने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई है। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा इस सिलसिले में कि पाकिस्तान एक जो 1947 से जब से अलग हुआ है, तो वहाँ पर उनकी जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी चलती रही है कि भारत से अलग हुए हैं तो इस्लामिक देश है, वो उनका बिल्कुल पूरा अलग चलता रहा है कि कंपटीशन है, कन्टेस्ट है, भारत को नीचे दिखाना उनका मकसद है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, दैट वाज अ डिफीट ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेस के ऊपर स्टेट बन सकता है ये। तो दोनों थोड़े केसेस में फर्क है। समझता हूं कि जो बांग्लादेश में अभी हुआ, आपको याद होगा इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे वहां पर बांग्लादेश में और शेख हसीना दोबारा जीत करके आई थी, तब भी वहां पर काफी कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, और इसके बारे में पूरी कहानियां हैं, वो हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी काफी कोशिश की गई थी कि शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर के नहीं आए, क्योंकि तब भी उनको एक था कि वहां पर ये जो राइट्स है लोगों के, वो हनन किए जा रहे हैं, सब हो रहा है ये। तो मैं समझता हूं कि जो अभी हो रहा है, अभी जो है जनवरी में काफी फर्क आ जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल यूनुस को भी सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं से मदद के लिए को चाहिए। उस मदद के लिए चाइना काफी नहीं होगा। खाली ये आर्थिक मदद की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमको ये सोचने से पहले कि एक बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के दोनों घेराव कर रहे हैं, हमें सावधान जरूर रहना है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये कामयाब हो ही गया है या हो पाएगा। हमें उस आगे की जो बाकी ऐसी जो सूरत आपको दिखती नहीं है जनरल साहब, जी चूंकि दोनों जगह कंडीशंस वोलेटाइल हैं और जहां भी आप रेडिकलाइज कर देते हैं मुल्क तो उसके बाद लगता है कि आप अपने तरीके से उसको हाँक सकते हैं। वो फिर एक भेड़ चाल हो जाती है, इंसान कम हो जाता है, आदमी भेड़ हो जाता है। रेडिकलाइज्ड मुल्क दोनों है, फिर भी एक स्थिति है जो उभर रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे
और उनकी नज़र या उनकी जो सरकार आने वाली है उसकी नज़र हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर है। ये जो आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, कितनी बदल सकती हैं, कैसी हो सकती हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या ये सवाल मेरे से पूछा है आपने जी यशवंत जी, साहब? जनरल साहब आपसे। हाँ, मैं बहुत देखिए जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बदलते रहेगा। आप सीरिया में देखिए क्या हालत है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि भाई मैं तो अब ही इज वॉश्ड ऑफ द हैंड्स, जैसे कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, जी। जबकि अमेरिकन ट्रूप्स 900 के करीब ईस्ट सीरिया में है, डिप्लॉयड है। तो इसी तरह ये अगर आप देखेंगे इसके ये पूरा डायनेमिक्स में अमेरिका का डीप स्टेट काफी गहरा जुड़ा हुआ है, और ये डीप स्टेट डेमोक्रेट के फेवर में है। तो मेरे विचार के मुताबिक जो सवाल आपने पूछे हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप पावर टेक ओवर करने के बाद या प्रेसिडेंसी एज्यूम करने के बाद इसमें बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि इनके जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने इतला कर दिया था बांग्लादेश को कि भाई स्टॉप दिस माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, कि हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है। तो अभी 2-3 स्टेटमेंट भी आ गया है, हिंदुस्तान को बता है कि आपने इतना सब कुछ किया 71 की लड़ाई और उससे पहले इन लोगों के लिए, यही लोग आपके साथ इस जी सर, यानी कि बदलाव की उम्मीद जनरल साहब भी देख रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं यशवंत जी, अगर आप इजाजत दें। सर 30 सेकंड। बस इसमें 3-4 पहलू हैं। एक है ग्लोबल लेवल पे, एक है रीजनल लेवल, और एक है लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल तो चलो डोनाल्ड ट्रंप उसको टेक केयर कर लेंगे, रीजनल लेवल पे चाइना का हाथ कभी छुटकारा नहीं होगा, ये जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा चुनौती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अभी मणिपुर में जो हालत है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ावा देना चाहिए, और लाइक माइंडेड नेशंस को भी साथ में रखना चाहिए। अच्छी सलाह से जनरल साहब ने डिपेंडेंसी कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर गौर करना निहायत ही। हिंदुस्तान के सामने जो अभी खतरे हैं, खास करके चीन के लिहाज से, उसको आपने रखा है। दोनों मेहमानों ने बांग्लादेश, हिंदुस्तान और इस बीच में चीन की जो भूमिका है अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तस्वीर एक जो पूरी मुकम्मल सी हम आपके सामने रखना चाहते थे आपको मिल गई होगी। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। एसोसिएट स्पॉन्सर बनाए हर डिश